वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बर्बादी की। और अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टेड हो तो ये न्यूज आप जरूर देखना। लेकिन सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टेस्ला की। टेस्ला ने 17.22 लाख रुपीस के मंथली रेंट पर दिल्ली के एरियो सिटी में वर्ल्ड मार्क 3 का 8,200 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर स्पेस 9 साल के लीज पर लिया है। और इस लीज की खास बात यह है कि हर 3 साल में 15% का रेंट हाइक भी होगा। और ये एक तरीके का फ्लैगशिप शोरूम होगा जो कि एयरपोर्ट के पास है, जहाँ पे टेस्ला अपने ईवीज और एनर्जी प्रोडक्ट्स दिखाएगी। लेकिन अगर हम दिल्ली के अलावा भी देखें तो गुड़गांव में भी 33,475 स्क्वायर फीट का शोरूम कम सर्विस सेंटर बनेगा। यानी कि एक ही जगह रहेगी, वहां पे शोरूम भी रहेगा और टेस्ला का सर्विस सेंटर भी रहेगा। और इन सभी चीजों के अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने मुंबई में एक वेयर हाउस भी लीज पे लिया है ताकि वो सर्विस दे सके। और आपको पता ही है मुंबई में जुलाई के अंदर पहला शोरूम खुला था जहां पे मॉडल वाई लॉन्च हुआ था और उसकी प्राइस रेंज 60 लाख रुपए से शुरू है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है हम उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये न्यूज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको 3 पार्ट्स में देखेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं, आखिर ये मामला है क्या। देखिए इसमें आपको 2 पॉइंट समझने होंगे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि BSES रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जॉइंट वेंचर है जो दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा पॉइंट ये समझना होगा आपको कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट फिक्स करते वक्त कभी कभी कंपनीज के एक्चुअल खर्चे ज्यादा हो जाते हैं लेकिन टैरिफ कम होता है। अब ये चीज आप ध्यान दो कि जब मैं टैरिफ कह रहा हूं तो इसका मतलब बिल रेट है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप वाला टैरिफ। और जब एक्चुअल खर्चे कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं तो इससे एक गैप क्रिएट होता है जिसको हम रेगुलेटरी एसेट कहते हैं। बेसिकली ये वो पेंडिंग पैसा है जो कंज्यूमर से फ्यूचर में रिकवर किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम हुई क्या। देखिए BSES के पास 28,483 करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स पेंडिंग थे और ये इशू 2014 में ही कोर्ट के अंदर चला गया था क्योंकि लोग बोल रहे थे कि टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव नहीं है और एसेट्स अननेसेसरीली एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब तो अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए हो तो हम न्यूज के तरफ चल सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के तरफ चल सकते हैं। कौन सी 2 बातें, जो मैंने बैकग्राउंड बताया था और दूसरा प्रॉब्लम क्या है वो बताया था। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो एक बार फिर से देख सकते हो। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया। पहली बात तो ये कि ये डिसीजन 6 अगस्त 2025 को दिया गया था, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले की बात है ये। अब कोर्ट ने कुछ पॉइंटर्स सेट किए हैं जिसको कंपनी को डायरेक्टली फॉलो करना होगा, यानी कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। पहला पॉइंट तो ये है कि टैरिफ कॉस्ट रिफ्लेक्टिव हो, ऐसा कहा कोर्ट ने, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का रेट एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि रेगुलेटरी एसेट रेयर केस में ही बनाना होगा कंपनी को। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली कि अगर बनाया भी आपने कोई रेगुलेटरी एसेट तो 3 साल के अंदर ही उसको क्लियर करना होगा। और ये रूल नंबर 23 है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी रूल 2005 पढ़ सकते हो। चौथी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली वो ये कि पुराने एसेट्स मैक्सिमम 4 साल में क्लियर करना होगा, यानी कि अप्रैल 2024 से अगर ये स्टार्ट होता है तो मार्च 31 2028 तक फिनिश हो जाएगा। पांचवी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन रोड मैप बनाएगा और ये मॉनिटर करेगा कि रिकवरी आखिर कैसे हो। और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि APTEL यानी कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रिब्यूनल इंप्लीमेंटेशन को सुपरवाइज भी करेगा। अगली बिजनेस न्यूज है AI सेक्टर से रिलेटेड और साउथ कोरिया से रिलेटेड, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना आप, क्योंकि साउथ कोरिया ने अपनी टेक फर्म्स को एक नेशनल AI मॉडल बनाने का टास्क दिया है, वो भी मेनली डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी यूज करके, ताकि चाइना और US के AI डोमिनेंस का अल्टरनेटिव बन सके। साउथ कोरिया टेलीकॉम, LG, नेवर जैसे जायंट्स और स्टार्टअप्स ये सब मिल करके पूरा का पूरा AI स्टैक बनाएंगे, यानी कि चिप्स से लेकर के सॉफ्टवेयर तक हर एक चीज साउथ कोरिया बनाएगा।
और साउथ कोरिया इस चीज को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है क्योंकि उसने डेडलाइन भी दे दी है। साउथ कोरिया का कहना है कि वो पहला ओपन सोर्स मॉडल 2025 के एंड तक आएगा। और जब साउथ कोरिया ये चीज बोलता है आएगा यानी कि आएगा, क्योंकि आपको पता है साउथ कोरिया में एक बार फ्लड आ गया था और साउथ कोरिया ने डेथ सेंटेंस दे दिया था उन सभी इंजीनियर्स को जिन्होंने ये चीज नहीं बताई कि फ्लड आने वाला है। तो ये प्रॉब्लम थी। आई थिंक फ्लड आ कैसे गया इसके ऊपर उन्होंने डेथ सेंटेंस दे दी थी। तो ये सारी चीजें चलती हैं साउथ कोरिया में। बाकी इंडिया का क्या है भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे लगता है कोई विजनरी लीडर ही नहीं है जो कि इस तरह की इनोवेटिव चीजें भी करे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो इंडिया को साउथ कोरिया, चाइना, यूएस और जापान बनने से रोक रही है। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है टाटा मोटर्स की। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि टाटा मोटर्स का जो पूरा बिजनेस है वो 3 सेगमेंट्स में है। पहला पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल और तीसरा लैंड रोवर जैगुआर यानी कि JLR। अब न्यूज बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है टाटा मोटर्स के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि टाटा मोटर्स का Q1 FY26 का प्रॉफिट 30.5% गिरकर 3,924 करोड़ रुपीस रहा। यानी कि मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। और मेनली ये सभी सेगमेंट्स में वॉल्यूम के गिरने के वजह से हुआ है। और दूसरी प्रॉब्लम JLR पर थी, क्योंकि यूएस ट्रेड टैरिफ्स का बहुत ही बुरा अफेक्ट पड़ा JLR के ऊपर। वहीं पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 1.03 लाख करोड़ रुपीस रहा। यानी कि ये पूरी तरीके से 2.45% का ईयर ऑन ईयर डाउन था। इबिडा मार्जिन की बात करें तो वो 9.3% के मल्टी क्वार्टर लो पे था। अब हम तीनों सेगमेंट्स के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यानी कि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और JLR की। अब JLR का जो रेवेन्यू है वो 9.2% गिरकर 6.6 बिलियन ब्रिटिश पाउंड तक चला गया। वहीं पे अगर हम कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो उसके रेवेन्यू में भी 4.7% की डाउनसाइड देखने को मिली। हालांकि मार्जिन्स स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो उनका रेवेन्यू भी 8.2% डाउन था। अगली बिजनेस न्यूज है इनकम टैक्स बिल की। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल 2025 वापस ले लिया है और अपडेटेड बिल 11 अगस्त को आएगा, जिसमें सेलेक्ट कमिटी की ज्यादातर रिकमेंडेशंस होंगी। और ये जो नया बिल है वो 1961 का पुराना एक्ट रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ एक काफी अजीब चीज है वैसे तो ये कि कमिटी ने एनोनिमस डोनेशंस पर रिलीजियस ट्रस्ट्स को टैक्स एग्जेम्पशन और TDS रिफंड ITR ड्यू डेट के बाद बिना पेनल्टी अलाउ करने जैसे चेंजेस को सजेस्ट किया है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि फाइनेंस मिनिस्टर आपको कैसे ही लगती हैं, क्योंकि GST आया तो उसमें कई सारे रिविजन्स हुए। इनकम टैक्स बिल आया तो उसको वापस लेकर के फिर से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पे आपके क्या विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगली बिजनेस न्यूज़ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड, और ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत ही बुरी है क्योंकि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से डिसरप्ट होने वाला है, वो भी स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर। और मूडीज ने भी वार्निंग दिया है कि अगर यूएस का इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा रहा तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि आप ध्यान से याद करो तो मैंने पहले भी न्यूज़ में कवर किया था कि यूएस ने चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया है। उसके वजह से एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर करवा रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी थे जो कि अब इंडिया में बनने वाले थे और इंडिया उन चीज़ों को यूएस और कई सारी अलग कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है 50% टैरिफ वाली, उससे काफ़ी धुंधला धुंधला लग रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और ये जो स्टेप है ये यूएस इसलिए ले रहा है क्योंकि इंडिया ने रशियन ऑयल्स परचेज किया और यूएस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि मेरे एक सर हुआ करते थे, एक्चुअली 12th क्लास में मैं जब था, तो वो कहते थे कि यूएस सबसे बड़ा दोगला है, वो हमेशा पीठ के पीछे छुरा घोंपता है
और अब मुझे उनकी बात काफ़ी हद तक समझ में आ रही है। और अगर इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया गया तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में 0.33 परसेंटेज पॉइंट्स की कमी भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, ऐसा नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम है, क्योंकि मेक इन इंडिया का आप सपना जिस तरीके से देख रहे थे वो काफ़ी प्रॉब्लम लग रहा है अब मुझे, और सप्लाई चेन भी रिवर्स करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। हालांकि 21 दिन का अभी नेगोशिएशन विंडो है, तो अगर चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं तो फिर अच्छी है इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की जो स्टोरी है। अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ सकता है। बट एज अ इंडियन मुझे ये पता है कि हमारी जो बैकबोन रही है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। चाहे अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ भारत पे, फिर हमने अपने देश को आज़ाद कराया, उसके बाद पुलवामा में जिस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, जबकि हर कोई थ्रेट दे रहा था, फिर भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुल किया। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया ने पहले ही फेस की है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हम कितने आगे पहुँचे, इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की बहुत ख़राब थी एक वक्त पे। तो ये सारी चीज़ें इंडिया ने फेस की है और उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ करके हम आज यहाँ पर खड़े हैं। तो ट्रंप के वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है, लेकिन हम कभी रुकेंगे नहीं और भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। और अगली बिजनेस न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि पता है कुछ हफ्तों से मैं ग्रो ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 1929 पे आकर के रुक गए हैं। तो मैं चाहता हूँ एटलीस्ट वो 31 लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि वो 30 पे आ जाए, बट कोई कर ही नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेट्स सी, शायद इस बार 1950 या फिर हम 2000 का आंकड़ा टच कर लें। अगली बिजनेस न्यूज़ है ओपन एआई की। ओपन एआई ने चैट जीपीटी 5 लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी तेज़ है, एक्यूरेट है और इजी टू यूज़ है, ऐसा कहना है कंपनी का। बाकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो चैट जीपीटी 4 कई जगह पे काफ़ी इनएक्यूरेट हुआ करता था, और इसके फीडबैक आप देख सकते हो बहुत सारे जगह पे आपको मिल जाएंगे। हालांकि ये जो नए फीचर्स हैं उसके अंदर पर्सनलाइजेशन का एक फीचर है, यानी कि आप इंटरफेस का कलर चेंज कर सकते हो, प्रीसेट पर्सनैलिटीज सेट कर सकते हो। दूसरा जो इसमें फीचर है वो है इम्प्रूव्ड वॉइस मोड, क्योंकि जो इसके पहले का चैट जीपीटी था उसमें शायद आपने ये फेस किया होगा कि अगर आप कुछ वॉइस से बोलते हो तो फिर वो अच्छे से जाता नहीं था। मतलब कि जिस तरीके से आपका गूगल है जिस पे आप वॉइस मोड ऑन करते हो और फिर बिल्कुल अच्छे से एक एक वर्ड लिख देता है, या फिर यूट्यूब पे ही है, बट चैट जीपीटी में ये प्रॉब्लम था। आप होल्ड करो और कई बार क्या होता था कि टेक्स्ट जाते ही नहीं थे। तो शायद उन्होंने ये भी इम्प्रूव किया है, हालांकि मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे पास कोई प्रीमियम वगैरह तो है नहीं, बट अगर आपके पास है तो आप बताना कि ये जो इम्प्रूव्ड वॉइस मोड है वो कैसा है। तीसरी चीज़, जीमेल या फिर जो गूगल कैलेंडर है वो भी इंटीग्रेट हो सकता है अब आपके चैट जीपीटी 5 में। साथ ही साथ आपको सेफ्टी भी मिलेगी और साथ ही साथ लॉन्गर मेमोरी विंडो भी दिया गया है, यानी कि अब आपके प्रोजेक्ट्स ज़्यादा समय तक चैट जीपीटी में रह सकते हैं। लेकिन अगर हम प्राइजेस की बात करें तो चैट जीपीटी प्लस $20 में देता है अब ज़्यादा लिमिट्स के साथ। अगर हम प्रो वर्जन की बात करें तो वो $200 का है जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है।